एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम हेल्दी हैं, वेल्दी हैं एंड फाइन हैं। हमने हमारे चैनल पे रसशास्त्र का एक और प्लेलिस्ट डाल दिया है, वो भी सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट है रसशास्त्र। उसमें अभी फिलहाल सिर्फ सिलेबस ऑफ रसशास्त्र है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको रसशास्त्र में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। कल से इसके लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, तो आप उसे बिल्कुल विजिट करिए, देखिए, समझिए। आपको समझने में या उसको अडेप्ट करने में या कहीं भी करेक्शन फील होता है, बिल्कुल आपके कमेंट्स के लिए मोस्ट वेलकम है, उसे एक्सप्लेन करिए। एंड यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंटली सीरीज चल रही है, यहाँ पे हम लोग द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें द्रव्य में हम लोगों ने 4 पढ़ लिया है। ठीक है, जो हमारे मेन थे। प्रत्यय पढ़ लिया था, नामकरण पढ़ लिया है, सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया है, रचनात्मक पढ़ लिया है। आज हम लोग कर्मात्मक वर्गीकरण और तुलनात्मक समीक्षा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे हम लोगों ने रचनात्मक वर्गीकरण में पढ़ा था ना कि हमारी बृहत्त्रयी में क्या क्या रचनात्मक एक्सप्लेन है। बृहत्त्रयी मतलब आचार्य चरक ने जो लिखा है, आचार्य सुश्रुत ने जो लिखा है एंड जो हमारे वाग्भट हैं उनकी जितनी संहिताएं हैं, ठीक है, तो उसमें जितना भी रचनात्मक एक्सप्लेन किया गया है वो उधर था, मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो है। एंड जो कर्मात्मक वर्गीकरण है वो भी बृहत्त्रयी में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद करना है। ठीक है, आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। पैटर्न ये है कि शॉर्ट में देखिए, बहुत रेयर है कि आपसे ये पूछ ले कि आपको द्रव्य का रचनात्मक वर्गीकरण या कर्मात्मक वर्गीकरण लिखिए, ये बहुत रेयर है। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आ सकता है कि द्रव्य गुण में आप द्रव्य से क्या समझते हैं, इसका रचनात्मक वर्गीकरण लिखिए। तो रचनात्मक वर्गीकरण के लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी सब कुछ, क्योंकि देखिए मेरा मोटो ही है कि आपके पास सारी नॉलेज पहुंचनी चाहिए। कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये लास्ट में हम बिल्कुल बताएंगे, बट थोड़ा सा आप अपना युक्ति लगाकर ये डिसाइड बिल्कुल करिएगा। बिल्कुल आप फ्री हैं इस चीज के लिए कि आपको कितने पॉइंट्स रखने हैं। बट हाँ, एक चीज मस्ट है, आपको जो इसका तुलनात्मक समीक्षा है ना, वो आपको बनानी है। अगर मान लीजिए आता है ना कि द्रव्य को लिखते हुए आप इसका कर्मात्मक वर्गीकरण लिखिए, कर्मात्मक वर्गीकरण आप लिख दीजिएगा 3-4 पॉइंट। बट अगर उसके बाद अगर उन्होंने नहीं भी कहा है तुलनात्मक समीक्षा और आप बना देते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर आपने तुलनात्मक समीक्षा लिखी है, देन बहुत कॉमन सी बात है ना कि आपने सारे आचार्यों का पढ़ा है, तो वो नंबर गेन करने के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे हो सकता है, बट पैनिक मत करिएगा। मैंने जैसे ही अभी बोला कि आप फ्री हैं यहाँ पे चूज करने के लिए, आप बिल्कुल चूज करके लिखिए। देखिए, चरक संहिता के सूत्र स्थान 2 में अपामार तंडुली पढ़ते हैं, ये सबको याद रहता है, तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। यहाँ पे वमन, विरेचन, स्थापन, वासन, शिरोविरेचन 5 वर्ग में ये आप डाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको याद है। सूत्र स्थान के अध्याय 4 में षड विरेचन शताश्रुति, ठीक है, जहाँ पे आपके 600 विरेचन द्रव्य को एक्सप्लेन किया जाता है, सबसे पहले वो, और जहाँ पे आपके 50 महाकषाय आते हैं, ये आप पॉइंट डालिए। उसके बाद आपको देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में 10 तो हर इंसान को याद है, जीवनी बृहणी क्या है, आप वो लिख दीजिए, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जाने वाला है। उसके बाद अध्याय 5 में अगर आप मात्रा श्रुति आते हैं, मात्रा श्रुति में क्या है, कुछ नहीं है, हमारा स्वस्थ एक्सप्लेन है और दिनचर्या एक्सप्लेन है, तो वो भी तो कर्म हो गए ना। कर्म कैसे भाई, दतौन कर रहे हैं आप 3 रस वाले दतौन कर रहे हैं, तिक्त, कटु और कषाय वाले कर रहे हैं, तो वो क्या है, द्रव्य का काम ही तो हो गया। अष्ट निंदित है, अष्ट निंदित में क्या होता है, बताए तो 8 निंदित है, लेकिन मेनली लंघन, बृहण, ये सारे एक्सप्लेन करे हैं ना, और इन सबको भी एक्सप्लेन कहाँ पे किया है, अति स्थूल वाला, अति कृश वाला। ठीक है, लंघन बृहण वाले जो अध्याय, वहां पे 6 उपक्रम एक्सप्लेन किए। ये सारे कुछ ऐसे बेसिक सूत्र स्थान के चैप्टर्स होते हैं जो हर इंसान को याद होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सूत्र स्थान का 23 संतर्पण जन है, 20, अच्छा ठीक है, जो आपका अग्रय होता है, ठीक है, अग्रय में आपका यज्ञा पुरुष ये वाले में ये सबको याद रहते हैं, तो आप स्टार्टिंग के कुछ डाल दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, विमान स्थान में है, जात्री सूती चैप्टर्स में है, तो ये अब आपका चूजिंग है। स्टार्टिंग के ये मेन थे, ठीक है, ये सबको याद होते हैं, बस इसलिए ये मेन थे, आप ये लिख सकते हैं। बाकी इधर ये थोड़ा डिटेलिंग में जाता है, आपको नहीं याद रहता, यू डोंट हैव टू वरी।
उसके बाद आपका चिकित्सा स्थान में आ रहा है कि रसायन होता है पहले वाले में, चिकित्सा दो में आपका वाजीकरण है, एंड 23rd वाले में विषग्न है। ठीक है, विषग्न में भी बस यही होता है कि भाई आपका शिरीष विषग्ना नाम होती है ना, बस आपने आग्रह में भी लिख दिया और आपको यहाँ पे भी लिखना है 23rd में, कोई जरूरत नहीं है, नहीं याद हो रहा है तो। उसके बाद हमारे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया है, अग्रह किया है, चैप्टर 14 में शोणित वर्णी किया है, 15th में दोष धातु मल 6 वृद्धि विज्ञानियम किया है। ठीक है, 19 में व्रण तो उपासनीय अध्याय है, 20 में हिताहितम है। ठीक, जो आपको याद हो रहा है, फिर से मैंने बोला जो भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है। 21 में मिश्रक अध्याय, मिश्रक अध्याय में होता है ना सारी चीज को इन्होंने रखा, उसके बाद कौन सी चीज के लिए कौन सा जरूरी है, कौन सी चीज के लिए कौन, जैसे हम लोग को पढ़ते हैं ना पंचकोल क्या है और हमारा पंचकटु क्या है, त्रिकटु क्या है, बस वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर हमारे आचार्य वाग्भट आ जाते हैं, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चैप्टर 1। फिर उसके बाद उन्होंने सूत्र स्थान के 6 में अन्नपान अन्न स्वरूप एक्सप्लेन किया है, 15 में एक्सप्लेन किया है। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई भी कंपल्जन नहीं है। जैसा मैंने बोला हमारे वक्तव्य में जो है ये बोला गया है कि जो रचनात्मक वर्गीकरण की तुलना में कर्मात्मक वर्गीकरण अधिक है। आपने देखा होगा ना पीछे कि वहां पर उन्होंने रचना में बस इतना बोला शुभ धान्य है, शमी धान्य है, या एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। हमारे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या किया है, द्रव्य को कर दिया, अन्न को अलग कर दिया। हमारे आचार्य वाग्भट ने भी सेम यही चीज की है कि अन्न को द्रव्य को अलग बताया है। बट यहाँ पे ये बोला है कि जो कर्मात्मक वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन है। आपने ऊपर देखा सूत्र 1 में भी बताया, सूत्र 2 में भी बताया, 4 में भी बताया, 25 में भी बताया, ऐसे सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने बताया। ठीक है, तो बस यही कहने का मतलब है कि कर्मात्मक ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे आप तुलनात्मक समीक्षा पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी आपको जितना याद हो आप उतना याद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप सब लिखोगे ना तो बस वही एग्जामिनर पे इफेक्ट अच्छा पड़ेगा कि आपने सब कुछ पढ़ा है। अब वर्गीकरण की पद्धति क्या होती है, तो चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने क्या बोला, सामान्य पद्धति, विशिष्ट पद्धति और मिश्रित। सामान्य मतलब होता है नॉर्मली चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है ना, नॉर्मली मतलब ये चीज में ये यूज हो रहा है, ये चीज में ये यूज हो रहा है, सबको रख दिया, सारे ड्रग्स को रख दिया, एंड पर्टिकुलरली शोधर है, विषग्न ऐसे करके। सुश्रुत जी ने विशिष्ट बताया है, इस दो मतलब ये वाला रोग है, इसमें ये वाला दोष है, इसके लिए ऐसे। ठीक, और वाग्भट ने मिश्रित एक्सप्लेन किया, भाई उन्होंने मिश्रित वर्ग यूज किया, उसमें सब कुछ डाल दिया, शोतक भी डाल दिया, विषग्न भी डाल दिया, पित्तहर भी डाल दिया, कफर भी, सब कुछ करके डाल दिया। अब गुणों का नाम मतलब गणों का जो उन्होंने रखे थे उसका नामकरण क्यों किया है, तो आचार्य चरक ने गण के घटक द्रव्यों के प्रधान कर्म के, तो अच्छा जैसे आप मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं अगर, तो वो हमारे 50 महाकषाय है। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है, जीवनीय है। अब देखिए उसके अंदर जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा आ रहा है, लेकिन आचार्य ने क्या किया है, किसी के पर्टिकुलर नाम पे नहीं रखा, जीवनीय रखा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो 10 ड्रग्स आ रहे हैं उनका काम क्या है, उनका काम जीवनीय है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो जीवनीय काम उठाया, उसका रख दिया नाम और उसके अंदर उसके 10 ड्रग्स रख दिया। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, प्रधान द्रव्य रखा है। मतलब अब जैसे मान लीजिए यही जीवनी द्रव्य अगर आचार्य सुश्रुत रखते तो वो क्या करते, जीवक, ऋषभक, मेधा कहते जीवक आदिगण या ऋषभक आदिगण। क्यों, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत ने जिस भी गण का नाम रखा है वो प्रधान द्रव्य के बेसिस पे रखा है। आचार्य चरक ने क्या किया है, जिसका भी नाम रखा है वो प्रधान कर्म के बेसिस पे किया है। वाग्भट ने क्या किया है, जीवनी गण के अतिरिक्त शब्दी गणों में प्रधान। तो इन्होंने क्या किया, देखिए हम लोग हमेशा ऐसे याद करते हैं, जब भी हम अष्टांग पढ़ते तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे वाग्भट है उन्होंने कुछ चीजें चरक से भी ली, कुछ चीजें सुश्रुत से भी ली, एंड सबको मिक्स करके अपना ग्रंथ बना दिया। बस यही है, वाग्भट जी ने क्या किया, जो जीवनीय गण है बस उसमें क्या किया है कि प्रधान कर्म के बेसिस पे रखा है, बाकी जितने भी द्रव्य उन्होंने एक्सप्लेन किए वो प्रधान गुण के द्रव्य के बेसिस पे किए, जो कि आचार्य सुश्रुत को फॉलो कर रहे हैं। वर्गीकरण का आधार है क्या, क्योंकि देखिए अगर आप अष्टांग आयुर्वेद पढ़ेंगे ना तो हमारे चरक ने काय काय से ही बोला है, हाँ क्या कि जो काय चिकित्सा होती है वो पहले होती है। ठीक है, फिर तो उन्होंने क्या बोला, काय चिकित्सा के आधार पे बोला है। और उसके बाद जो है हमारा जो सुश्रुत जी है वो किसके हैं, शल्य के हैं, तो शल्य के आधार पे बोला है। वाग्भट जी ने मिश्रित बोला है। गणों की संख्या क्या है, 50 महाकषाय, इन्होंने 37 बोला, इन्होंने 33 बोला। उसके बाद गणों की संख्या क्या है, यहाँ पे महाकषाय जो है द्रव्य है। भाई आपको ये पड़ता है ना कि 50 महाकषाय है, 50 महाकषाय है, और हर एक महाकषाय में कितने ड्रग्स है, 10। तो 50 × 10 = 500। ये क्या हो गया, 500
कषाय द्रव्य हो गए, लेकिन महाकषाय कितने हो गए? 50। तो उन्होंने हर एक महाकषाय में 10 ड्रग्स रखे हैं। जो सुश्रुत जी ने ना कुछ ऐसा नहीं रखा कि भाई सब में 10-10 हो। उन्होंने क्या कर दिया, अगर कोई एक प्रधान लग रहा है तो उन्होंने क्या किया, इसमें 7 रख दिए, 5 रख दिए, 12, जैसा उनको सही लगा। और आचार्य वाग्भट ने भी सुश्रुत को फॉलो किया है। वर्गीकृत द्रव्यों की योनि क्या होती है, तो उन्होंने बोला है प्रधानतः स्थावर द्रव्य को ही रखा है। जो स्थावर है उन्हें ही रखा है, लेकिन जो है वो मृतक कपाल गैरिक जो है इनको भौम मतलब ये पार्थिव वाले रख दिए हैं। बाकी ऊषक आदि गण में खनिज द्रव्यों को तथा त्रप्य आदि गण में धातुओं को रखा गया है, बाकी द्रव्य स्थापित है। तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऊषक आदि जो है उसमें खनिज रख दिया, त्रप्य आदि धातु रख दिए, बाकी सब में स्थावर रखा है। और इन्होंने भी यही बोला है कि जो ऊषक आदि है उसमें भौम रखा है, बाकी सब में स्थावर रखा है। गणों के नाम क्या है? जीवनी, बिन्नणी, लेखनी ये है। अच्छा, ये क्यों है? कर्म के बेसिस पे ऊपर आपने देख लिया। विदारी गण, आरगवद आदि और फिर सालस सरादि गण, तो इन्होंने क्या है, द्रव्य के प्रधान उसके नाम पे रखा ना, देख लिया आपने। फिर उन्होंने सेम यही बोला कि भाई जीवनी गण को छोड़ के बाकी सुश्रुत को फॉलो कर दिया है। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि वर्गीकरण आपको कहाँ मिलता है, जो आपने अभी डिटेलिंग पढ़ी ना, जिसके लिए मैंने बोला कि कोई कंपल्जन नहीं है, बस इसीलिए बोला था क्योंकि आप यहाँ पे तो लिख ही दोगे, चैप्टर तो याद ही हो जाएंगे। तो आचार्य चरक ने कहाँ पे है, प्रधानतः 4th में एक्सप्लेन किया। 4th का नाम क्या है? षड विरेचन शतश्रुति है, जहां पर उन्होंने 600 विरेचन बोले हैं एंड आपके 50 महाकषाय बोले। तो इसी हिसाब से बाकी चैप्टर 2 में, चैप्टर 22 में, ठीक है, 24 में, 25 में एक्सप्लेन किया है। हमारे आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने मेन जो है 38 में एक्सप्लेन किया है, बट बाकी 39, 20, 17 में है। एंड वाग्भट ने क्या किया, प्रधानतः सूत्र स्थान के अन्य अध्याय मतलब जो अध्याय इसमें 15th में एक्सप्लेन किया है। एंड जो अन्य अध्याय है वो क्या किया है 6 में, एंड इसके सूत्र अध्याय में 1 में एक्सप्लेन किया है। तो आज ये वीडियो समाप्त होती है। इसी के साथ साथ जो हमारा द्रव्य था जिसमें हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ी हैं वो सब कुछ खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्लेलिस्ट किसकी बनानी है वो या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या तो मुझे जिस हिसाब से सही लगेगा मैं उस हिसाब से बनाऊंगी। एंड होप सो यू ऑल लाइक माय वीडियो, एंड इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। एंड अब तक आप लोग ने इतना प्यार दिया है, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, इसके लिए थैंक यू सो मच।